हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एमपीजीके और हिंदी साहित्य दोनों का पार्ट बनता है। अगर आपने एमपीपीएससी प्री का सिलेबस देखा होगा तो उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो ये एमपीजीके में भी आता है और अगर कोई भी किसी भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है तो उसका पार्ट ये बनता है, इससे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। अब देखिए, अगर हम साहित्य को, मध्य प्रदेश के साहित्य को 3 वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य। ठीक है, प्राचीन साहित्यकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। ठीक है, ये सभी, इनकी भाषा अगर पूछी जाए तो क्या रही होगी? संस्कृत। ये संस्कृत भाषा के कवि होंगे। तो ये साहित्यकार जो है सभी संस्कृत भाषा के हैं। कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट, इन चारों को हम प्राचीन साहित्यकार में पढ़ेंगे। मध्यकालीन में पढ़ेंगे केशवदास, पद्माकर और भूषण। इन तीनों को हम मध्यकालीन में पढ़ेंगे। फिर आधुनिक में बहुत सारे हैं। ठीक है, आधुनिक साहित्यकार बहुत सारे हैं, देख लीजिए, बहुत हैं। पहले है माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध भी इनका उपनाम है। उपनाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उपनाम भी याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि नाम दे देगा और किसका ये उपनाम है, उपनाम पूछ लिया जाएगा। शिव मंगल सिंह सुमन, देखिए सुमन इनका उपनाम है। नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। फिर हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और मुल्ला रमूजी। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी क्या हैं? व्यंग्यकार हैं। ये व्यंग्यकार हैं दोनों, जो कि दोनों ही एमपी से हैं। और मुल्ला रमूजी जो कि गुलाबी उर्दू शैली के जनक हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ लोक साहित्यकार भी देखेंगे। लोक साहित्यकार में हम किसको देखेंगे? देखिए, संत सिंगा जी को देखेंगे, जो निमाड़ के कबीर कहे जाते हैं। फिर ईश्वरी, बुंदेलखंड के जयदेव, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और जगनिक परमार्दी देव के जो राजकवि थे, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोक साहित्य में इन तीनों को ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? प्राचीन साहित्यकार को। तो हम इन चारों को एक एक करके इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कालिदास जी को। तो जो पहले प्राचीन साहित्यकार हैं वो कौन है? कालिदास जी। ठीक है, कालिदास की अगर भाषा पूछी जाए तो संस्कृत भाषा के कवि हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कौन थे? ये इंग्लैंड के महान कवि थे, तो इनको भी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी एक रचना के आधार पर, इनकी एक रचना है कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके आधार पर इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है वो 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि कब हुआ था, और स्थान का भी कुछ पता नहीं, इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा गया इनके बारे में कि इनका स्थान कब, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस समय के रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गुप्त वंश के शासक रहते हैं विक्रमादित्य, उनके क्या थे? नवरत्नों में से एक थे, दरबारी थे उनके, इसीलिए इनका जन्म, जो उन गुप्त वंश के जो शासक थे उनका जो जन्म था विक्रमादित्य का, वो था 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, इसीलिए इनका जन्म भी यही इसी के आसपास माना गया है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, कुमार संभवम और रघुवंशम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये दोनों इनके क्या हैं? महाकाव्य हैं। कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं। कुमार संभवम में किसका वर्णन किया इन्होंने? शिव पार्वती एवं कार्तिकेय का, शिव पार्वती के विवाह का एवं कार्तिकेय के जन्म का, तारकासुर के वध का, इसका वर्णन किया है इन्होंने कुमार संभवम में। फिर रघुवंशम में नाम से ही पता है, रघुकुल, जो राजा राजा थे रघु, उनके उस रघुकुल के सभी राजाओं का वर्णन किया है। ठीक है, रघुवंशम में तो 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम एवं मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये 3 रचनाएं जो है इनकी, ये क्या है? नाटक हैं। 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें। इसी रचना के आधार पर, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसी रचना के आधार पर इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि इनकी सभी रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम।
ठीक है। तो इसमें वर्णन किसका है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें। फिर विक्रमोर्वशीयम में भी क्या है, प्रेम कहानी है किसकी, उर्वशी एवं पुरूरवा की। ठीक है, उर्वशी एवं पुरूरवा की प्रेम कथा किसमें है, विक्रमोर्वशीयम में। फिर मालविकाग्निमित्रम ये भी एक नाटक है। ये इनकी मालविकाग्निमित्रम इनकी प्रथम रचना है। तो प्रथम रचना इनका क्या है, नाटक है, जो कि नाम किसका है, मालविकाग्निमित्रम। और इसमें कहानी क्या है, तो शुंग वंश के एक राजा थे, शुंग वंश। ठीक है, आपने इस इतिहास में पढ़ा होगा शुंग वंश का राजा जो पुष्यमित्र शुंग था, उनके पुत्र थे अग्निमित्र। ठीक है, तो अग्निमित्र एवं मालविका इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किसमें है, मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, फिर मेघदूत एवं ऋतु संहार ये इनके दोनों खंड काव्य हैं। ठीक है, मेघदूत एवं ऋतु संहार दोनों क्या हैं, खंड काव्य। मेघदूत में किसका वर्णन, बिरही यक्ष का। यक्ष यक्षिणी आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो जो यक्ष रहता है वो क्या करता है, मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल। तो बादल के माध्यम से क्या करता है, संदेश भेजता है यक्षिणी को। ठीक है, तो मेघदूत में किसका वर्णन है, यक्ष के, बिरही यक्ष के का वर्णन है, जो मेघों के माध्यम से क्या करता है, बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। ठीक है, फिर ऋतु संहार नाम से स्पष्ट है, सभी ऋतुओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, ऋतु संहार में सभी ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कालिदास जी थे वो बचपन में मूर्ख थे। आपने उनकी कहानी सुनी होगी कि वो जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ठीक है, फिर उनकी शादी होती है किससे, विद्योत्मा से, जो कि राजकुमारी रहती है। तो एक ऐसी कहानी है कि फिर बाद में ये कालिदास की काली माँ की उपासना करके क्या बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी है ऐसी, लेकिन ये तो इनके बारे में जो फैक्ट है वो क्या है, कालिदास जी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम। आपको बता चुकी हूँ मैं, अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पर ही इनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट रचना है कालिदास जी की। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम अगले कवि देख लेते हैं। इनके बारे में इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इन्होंने क्या किया, 2 महाकाव्य लिखे, 3 नाटक लिखे और कुल रचनाएं इनकी 7 हैं। कुल रचनाएं 7 हैं, और भी रचनाएं हैं लेकिन ये 7 ही पूछी जाती है एग्जाम में। जो मुख्य रचनाएं हैं ये यही से हैं। ठीक है, 3 नाटक लिखे और 2 खंड काव्य इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब अगले कवि को देख लेते हैं हम। जो हमारे अगले साहित्यकार हैं वो है भर्तृहरि। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। भर्तृहरि, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व। स्थान पूछे तो उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं हैं, आपने देखी होंगी। तो जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ठीक है, भाषा, इनकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत के कवि हैं, ये साहित्यकार हैं। इनके गुरु ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो गोरखनाथ थे वही। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। देखिए बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। इनको क्या बोला जाता है, शतक त्रयी, शतक त्रय या शतक त्रयी। तो ऐसा पूछा जाता है कि शतक त्रयी किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, भर्तृहरि की है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक रचना इनकी नीति शतक, श्रृंगार शतक और तीसरी वैराग्य शतक। ठीक है, इनको शतक क्यों, क्योंकि तीनों में 100-100 श्लोक हैं, इसीलिए इनको शतक त्रयी कहा गया। मतलब तीनों में 100-100 श्लोक हैं। ठीक है, तो शतक त्रयी किसकी रचनाएं हैं, भर्तृहरि की। इनमें कौन सी रचनाएं आती है, शतक त्रयी किसको किसको कहा जाता है, तो नीति शतक को, श्रृंगार शतक को, वैराग्य शतक को। ठीक है, इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, इनको भी देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा भी ये रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, आजकल क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप बन रहे हैं तो आपको सभी पढ़नी पड़ेंगी, बाकी मुख्य रूप से यही है। ठीक है, तो जो अगली रचना इनकी महाभाष्य टीका, फिर है वाक्पदीय, शब्द धातु समीक्षा, फिर 7वीं है मीमांसा सूत्र वृत्ति। ठीक है, फिर वेदांत सूत्र वृत्ति, महाभाष्य त्रिपदी। महाभाष्य त्रिपदी भी दिया रहता है और दीपिका भी दिया रहता है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ क्या दिया है, और भागवृत्ति। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, भर्तृहरि की हैं।
अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं हैं। उज्जैन के अलावा कहीं अगर पूछा जाए तो बनारस में भी इनकी गुफाएं हैं। ठीक है, तो एमपी में कहाँ, मध्य प्रदेश में उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं हैं। चुनार में इनकी साधना स्थली है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये विक्रमादित्य के भाई थे। ठीक है, आप लोगों ने इनकी कहानी अगर सुनी हो तो ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य जो थे उनके भाई थे, बड़े भाई थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 12 साल राज्य करने के बाद राजपाट छोड़ के क्या किया था, सन्यासी बन गए थे। अब जब ये सन्यासी बने थे तो किसके पास गए थे दीक्षा लेने, गुरु गोरखनाथ के पास। ठीक है, तो गोरखनाथ इनके को क्या है, गुरु हैं, ये इनके क्या थे, शिष्य थे गोरखनाथ के। ठीक है, तो इसीलिए भर्तृहरि शब्द से भर्तृहरि इनको कहा जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कथाएं प्रचलित हैं। तो अब राजपाट छोड़ के सन्यासी क्यों बन गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, वो कहानी बाद में बताती हूँ आपको। तो चुनार में इनकी क्या है, साधना स्थली। अब जब गोरखनाथ के पास ये क्या गए दीक्षा लेने, तो वहाँ पे जब सन्यासी बन गए, भर्तृहरि बन गए, तो फिर वहाँ पे चुनार में ही, उत्तर प्रदेश के चुनार में ही इन्होंने क्या की, साधना की। ठीक है, तो इनकी साधना स्थली भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कहाँ है साधना स्थली, चुनार में। ठीक है, और सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। तो सरिस्का में इन्होंने समाधि ली थी, तो इनका समाधि स्थल पूछा जाए तो कहाँ पे है, सरिस्का में है। ठीक है, अब इनके देखिए सन्यासी बनने की जो कहानी है उसके पीछे ऐसा माना जाता है कि इनकी जो 3 रानियाँ थी, उन तीनों में से एक जो तीसरी रानी थी उसको ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि जो इनकी रानी रहती हैं वो उनको प्रेम नहीं करती, उनसे धोखा करती है। ठीक है, ऐसी कहानी प्रचलित है, ये मैं कहानी मैं खुद से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या कर जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ये राजपाट छोड़ के अपने बड़े भाई को देखकर। ये सब कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से एग्जाम में ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आप क्यों सन्यासी बने ये कहानी मैं बता रही हूँ पीछे की। बाकी आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा, कहाँ जन्म हुआ था ये पूछा जाएगा, भाषा संस्कृति, इनके गुरु भी पूछ सकता है, ज़्यादा बहुत कम चांस है कि पूछा जाए। बाकी इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ, ये भी मोस्ट IMP है। साधना स्थली कहाँ, और इनका वो समाधि स्थल कहाँ, ये सभी IMP हैं। ठीक है, तो पीछे की कहानी आप भूल भी जाएं तो चलेगा, लेकिन ये सब आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब तो आज की क्लास में हमने क्या किया, 2 साहित्यकारों को पढ़ लिया, 2 प्राचीन साहित्यकारों को पढ़ा हमने, कालिदास जी को और भर्तृहरि को। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगली क्लास में अगले साहित्यकार को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।